अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आज लेक्चर नंबर 8 में हम स्टडी करेंगे वेस्पर मॉडल का इंट्रोडक्शन और उसके पोस्टुलेट्स। इस मॉडल को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बुनियादी बातें पता होनी चाहिए जिनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं और साथ में उनकी शेप्स को भी डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मौजूद, अगर आप इसकी शेप देखें तो वो बिल्कुल लीनियर है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की शेप होती है लीनियर, और आपने हमेशा इसको इसी शेप में देखा होगा। अब यहाँ पर आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की शेप इस तरह से भी तो हो सकती थी, लेकिन हमें इस तरह से देखने को नहीं मिलती बल्कि दूसरी तरह लीनियर फॉर्म में देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि हर एक मॉलिक्यूल की एक मखसूस शेप होती है और वो शेप मुख्तलिफ फैक्टर से डिसाइड होती है। अब हम वाटर की एग्जांपल भी देख लेते हैं। वाटर की जो शेप आपको मिलेगी वो ये वाली होगी। इस शेप को वी शेप भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है बेंट शेप। लेकिन वाटर आपको इस लीनियर शेप के अंदर नहीं मिलेगा। हालांकि अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी दो एटम्स लगे हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ, और यहाँ पर भी दो एटम लगे हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वाटर की शेप भी लीनियर होनी चाहिए, लेकिन वाटर की शेप एक्चुअली में होती है बेंट। तो इन शेप्स को डिसाइड करने के लिए ना एक मॉडल दिया गया जिसका नाम है वेस्पर मॉडल। अब जब हम वेस्पर मॉडल पढ़ेंगे ना, आपको वहाँ पर एक टर्म मिलेगी इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पेयर दो किस्म के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं बॉन्ड पेयर का और दूसरे को हम नाम देते हैं लोन पेयर का। बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, यानी ये वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन्होंने बॉन्ड में हिस्सा लेना है और बॉन्ड बनानी है। जबकि लोन पेयर उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, तो इसलिए हम लिखेंगे नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड नहीं बनाते बल्कि अलग से पड़े होते हैं, इसलिए बाज़ का हम इनको नाम दे देते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। अब जैसे आप वाटर की एग्जांपल देखिए, वाटर में एक ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है। तो ये दो बॉन्ड्स किस तरह बनी है? इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने की वजह से। दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शेयर हो गए हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शेयर हो गए हैं, तो एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर। जबकि अगर हम ऑक्सीजन पर मौजूद इन इलेक्ट्रॉन्स को देखें ना, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी किस्म की बॉन्ड का हिस्सा नहीं है, तो ये वाले हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? लोन पेयर्स। तो वेस्पर मॉडल में जब भी लफ्ज़ आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो आपने समझ जाना है कि इसमें दोनों की बात हो रही है, बॉन्ड पेयर की बात भी हो रही है और लोन पेयर की बात भी हो रही है। इसके अलावा आपको ज्योमेट्री का और शेप का फ़र्क भी पता होना चाहिए। बाज़ का ये समझा जाता है कि ज्योमेट्री और शेप एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री अलग चीज़ है और शेप अलग चीज़ होती है। अब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होता है ना, हमने उसकी ज्योमेट्री का कैसे पता लगाना होता है? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज़ डिटर्मिन्ड बाय बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। जब भी हमने किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करनी है तो हमने उसमें मौजूद लोन पेयर्स भी देखने हैं और बॉन्ड पेयर भी देखने हैं। तो ज्योमेट्री में दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है। जैसे हम अगेन वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने देखा है कि वाटर के अंदर दो लोन पेयर होते हैं और दो ही बॉन्ड पेयर होते हैं। अब ये वाटर के हैं बॉन्ड पेयर जो आपको उसने ब्लैक लाइन से शो किए हैं, ये हमारे हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर। इसके अलावा वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर ना दो लोन पेयर्स भी होते हैं जिसको उसने ये रेड के साथ यहाँ पर शो कर। तो ओवरऑल वाटर के मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर हो गए, दो लोन पेयर हो गए। तो इस हिसाब से जो वाटर की ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया ज्योमेट्री ऑफ वाटर इज टेट्राहेड्रल, और इसमें हमने डिसाइड करने के लिए लोन पेयर को भी देखा है और बॉन्ड पेयर को भी देखा है। जबकि जब हमने शेप को डिसाइड करना होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, तो उसमें हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड बाय बॉन्ड पेयर ओनली। जैसे हमने जब वाटर की शेप की बात करनी है तो उसमें हमने सिर्फ उसमें मौजूद इन बॉन्ड पेयर को शो करना और उन्हीं की बुनियाद पर देखना है कि वाटर की क्या शेप बनती है। जबकि जो लोन पेयर होते हैं उनको हम सिर्फ डॉट की फॉर्म में इस तरह से शो कर देते हैं, उनका शेप डिसाइड करने में रोल नहीं होता। अब वाटर की जब हम शेप की बात करेंगे तो हम कहेंगे वाटर की शेप ये इस तरह से होती है, बेंट शेप। और जब हम वाटर की ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हम कहेंगे वाटर की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो इस वेस्पर मॉडल को जब हम पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्री की बात आएगी आपने समझ आना है कि यहाँ पर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर शामिल होंगे। जब शेप की बात आएगी तो आपने समझ आना कि इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर का रोल होगा।
अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जो वेस्पर है इसका पूरा नेम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल। वैलेंस शेल का मतलब आपको पता है, जो एटम का आखिरी शेल होता है उसको हम नाम देते हैं वैलेंस शेल का। इलेक्ट्रॉन पेयर का मैंने आपको अभी बता दिया कि उसमें लोन पेयर भी शामिल होता है और उसमें बॉन्ड पेयर भी शामिल होता है। तो इस मॉडल में हम देखेंगे कैसे वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्जन कितनी करता है और उस रिपल्जन के नतीजे में मॉलिक्यूल की शेप क्या डिसाइड होती है। स्टार्टिंग में वो लिख रहे हैं द वेस्पर मॉडल डिस्क्राइब द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट सराउंड द सेंट्रल एटम। वेस्पर मॉडल में जो हमारा सेंट्रल एटम होता है ना, जिसके गिर्द बाकी बॉन्ड्स बनते हैं, तो उस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे ना, उनकी बुनियाद पर हम मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करेंगे। दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय सिजविक एंड पॉल इन 1940। 1940 में इन दो साइंटिस्ट ने इस मॉडल को प्रेजेंट किया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट अ मॉलिक्यूल will take a shape such that the electronic repulsions among the valence electron pair of that atom are minimum। अब इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उनके दरमियान रिपल्शंस होंगे, वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वो ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल है ना वो अपनी शेप इस तरह से बनाएगा कि उसके आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद है ना, वो इस तरह से अरेंज हों कि उनके दरमियान रिपल्शंस कम से कम हों, क्योंकि जितनी रिपल्शंस कम होंगी उतनी ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो इन ऑर्डर टू हैव द मिनिमम रिपल्शंस द इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्व एट फारदेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। लिहाजा रिपल्शंस को कम से कम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो अपने आप को दूर से दूर जितना पॉसिबल हो अरेंज करके रखते हैं। दिस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिटरमिन्स द जियोमेट्री ऑफ द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। और इसी इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट के वो अपने आप को कहाँ पे अरेंज करते हैं, उसी से मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो डिसाइड होती है। अब जैसे मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी थी कि उसकी लीनियर शेप होती है, इसकी शेप इस तरह से नहीं होती। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की शेप इस तरह से होगी तो ये जो दोनों बॉन्ड पेयर यहाँ पर मौजूद हैं, ये दोनों बॉन्ड्स जो बनी हुई हैं, इनके दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होंगी। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है उसमें ये बॉन्ड पेयर 180 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जितना पॉसिबल है। तो यहाँ पर इन बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शंस कम है, जबकि इस शेप के अंदर इन बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शंस ज़्यादा होंगी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की शेप होती है लीनियर। और यही चीज़ हमें वेस्पर का मॉडल बताता है कि ये जो बॉन्ड पेयर हैं, यानी बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही इनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शंस कम से कम होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं वेस्पर मॉडल के पोस्टुलेट्स, इसके बुनियादी नुकात क्या हैं। नंबर 1 है बोथ द लोन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब हमने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करनी है तो उसमें हमने दोनों चीज़ों को देखना है, बॉन्ड पेयर को भी देखना है और साथ में हमने लोन पेयर को भी देखना है। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको वाटर का मॉलिक्यूल दी थी कि वाटर के मॉलिक्यूल की जब हमने ज्योमेट्री डिसाइड करनी है तो उसमें बॉन्ड पेयर भी देखने हैं, जैसे ये बॉन्ड पेयर इसके दो मौजूदा हाइड्रोजन के एटम के साथ, और साथ में इसकी जो लोन पेयर है जो दो ऑक्सीजन पर मौजूद है, इनको भी हमने देखना है। और उसके बाद हमने इसकी ज्योमेट्री डिसाइड करनी है जो कि टेट्राहेड्रल होती है। यहाँ पर उसने सिंपल करके भी दिखा दिया है। ये हमारा सेंटर में ऑक्सीजन का एटम है, ये दो बॉन्ड बनी हुई हैं हाइड्रोजन के एटम के साथ, यानी ये हमारे बॉन्ड पेयर है, जबकि ये ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर भी मौजूद हैं। तो ये वाटर की ज्योमेट्री है। तो इस तरह से हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी ज्योमेट्री होगी, डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर मौजूद हैं और कितने उसमें बॉन्ड पेयर मौजूद हैं। उसी की बिना पर हम उसकी ज्योमेट्री डिसाइड कर पाएंगे। पोस्टुलेट नंबर 2 है द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम सो एज टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शंस। ये बात भी हमने डिस्कस अभी की है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान रिपल्शंस कम से कम हो। तो जितना पॉसिबल फासला वो एक दूसरे से रख सकेंगे वो उतना रखेंगे ताकि रिपल्शंस कम से कम हो। और उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल डिस्कस की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर
लीनियर शेप होती है, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड पेयर है वो अपने आप को 180 डिग्री तक अरेंज करके रखते हैं, यानी उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है, और इस एंगल के साथ उनमें जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ पर रिपल्जन कम होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की शेप इस तरह से होती, जो कि एक्चुअल में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री का, यहाँ पर रिपल्जन इन इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान ज़्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की शेप नहीं होती। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं मीथेन की। मीथेन में एक कार्बन का एटम होता है, 4 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। अब मीथेन की अगर हम शेप की बात करें तो मीथेन की एक्चुअल शेप होती है इस तरह से, और इस शेप का नाम होता है टेट्राहेड्रल शेप। इसमें जो दो बॉन्ड के दरमियान एंगल होता है, जिसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं, वो होता है 109.5 डिग्री का। तो इस शेप के अंदर जो दो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उतना होता है, और उनके दरमियान रिपल्जन कम से कम होती है। लेकिन अगर हम CH4 की शेप इस तरह से लिखें तो इसमें अगर आप देखें, दो बॉन्ड के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री का। अब ये बॉन्ड एक दूसरे के पास है, इनके दरमियान रिपल्जन ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये शेप एक्चुअल में नहीं होती, ये वाली शेप होती है मीथेन की। पोस्टुलेट नंबर 3 है द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन द बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ज़्यादा जगह घेरते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। पहले हम बात करते हैं लोन पेयर की कि वो ज़्यादा जगह क्यों ऑक्यूपाई करते हैं। अगर आप लोन पेयर को देखें, जैसे ये वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, इस लोन पेयर को सिर्फ इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, यानी सिर्फ एक एटम के साथ ये लिंक्ड है, एक एटम से जुड़े हुए हैं, किसी दूसरे एटम का इन पर कोई भी असर नहीं है, और ना कोई दूसरा एटम इसको अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर की, तो बॉन्ड पेयर जैसे आपको ये बॉन्ड नज़र आ रहा है, इसको ना सिर्फ ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, बल्कि ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो बॉन्ड पेयर को एक ही टाइम में दो एटम्स अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ये बाउंड हो गया इन दोनों एटम्स के दरमियान, जबकि लोन पेयर सिर्फ एक एटम के साथ बाउंड है। इसीलिए बॉन्ड पेयर चूँकि कम फ्री है, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जबकि लोन पेयर निस्बतन ज़्यादा फ्री होता है, इसलिए वो स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। इसी चीज़ को उसने इस शेप में भी एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे सपोज ये X एक एटम है और एक ये एटम हाइड्रोजन है। अब ये उसने यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाया है कि जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि उसको ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहा है और ये X एटम भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। जबकि लोन पेयर की एग्जांपल अगर हम देखें तो सिर्फ इसको एक ही एटम अपनी तरफ खींच रहा है, एक ही एटम का ये हिस्सा है, इसलिए इसकी स्पेस क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोन पेयर है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बॉन्ड पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात उसने यहाँ पर लिखी है कि एज अ रिजल्ट द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब वो लोन पेयर की बात कर रहे हैं। दे एक्सर्ट ग्रेटर रिपल्सिव फोर्सेस ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दस टेंड टू कंप्रेस द बॉन्ड पेयर। अभी हमने बात की है कि जो लोन पेयर है उनको एक ही एटम खींच रहा होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब जब ये लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ना, तो ये बॉन्ड पेयर को दबाने की कोशिश करेंगे, बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप देखें, ये ऑक्सीजन पर एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है। अब ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए क्या करेंगे, ये एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे इन बॉन्ड पेयर के ऊपर, इधर से भी और इस साइड से भी। तो इसीलिए जो बॉन्ड पेयर है ना, ये थोड़ा सा अंदर को आ जाएंगे, इनकी स्पेस कम हो जाएगी, जबकि इन लोन पेयर की स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को कंप्रेस कर दिया, उनकी स्पेस को कम कर दिया, उनको दबा दिया। यही वजह है कि हमें वाटर की शेप इस तरह से लिनियर नहीं मिलती, बल्कि इस तरह से बेंट मिलती है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इन्होंने इन बॉन्ड को कंप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं और इनका बॉन्ड एंगल हो जाता है 104.5। नेक्स्ट स्टेटमेंट वो लिख रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्जन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ गिवन मॉलिक्यूल डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कोई भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है ना, उनमें रिपल्जन्स की जो मिकदार है वो इस ऑर्डर में होती है। अगर देखें तो लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्जन सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम रिपल्जन होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, और सबसे कम रिपल्जन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान।
अब ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न है, हम इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने कुछ ये पिक्चर्स मौजूद है। अगर हम इसमें पहली इमेज को देखें तो इस पहली इमेज में आपको ये दो लड़के नज़र आ रहे हैं। ये दोनों लड़के इस एक एक रस्सी के साथ ना बंधे हुए हैं। अब चूंकि ये दोनों एक एक रस्सी से बंधे हुए हैं तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ सकेंगे और इनके दरमियान रिपल्जन ज़्यादा होगी। अब हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं लोन पेयर पे। हमने पढ़ा है कि लोन पेयर को सिर्फ एक एटम अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से दो लोन पेयर आपस में एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ सकते हैं, और जितना ये करीब आएंगे उतनी ही इनके दरमियान रिपल्जन ज़्यादा होगी। इसलिए उसने यहाँ पर लिखा है कि लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्जन होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि इनके साथ जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। अब हम आते हैं इमेज नंबर 2 पे। इस इमेज नंबर 2 में देखें, एक लड़का तो एक ही रस्सी से इस तरह से बंधा हुआ है, लेकिन जो दूसरा है उसको दो रस्सियों से बांध दिया गया है। अब इस पहले लड़के की मूवमेंट तो उसी तरह जैसे पहली इमेज में थी, क्योंकि वहाँ पर भी एक रस्सी से बंधा हुआ था, यहाँ पर भी। लेकिन जो दूसरा लड़का है उसकी मूवमेंट यहाँ पर थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि अब इसको दो रस्सियों से बांध दिया गया है। तो इससे होगा क्या कि इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये एक दूसरे के कम नज़दीक आएंगे, और जितना ये कम नज़दीक आएंगे उतनी ही इनके दरमियान रिपल्जन भी कम हो जाएगी। अब हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे। जो लोन पेयर है उसको एक एटम अपनी तरफ खींच रहा है, बॉन्ड पेयर को दो एटम अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर है ना इसकी मूवमेंट कम होगी, ये लोन पेयर के कम नज़दीक आएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि अब इनके दरमियान फासला थोड़ा सा बढ़ गया है। अब हम आते हैं अपनी इस तीसरी इमेज पे। अगर आप देखें तो इसमें दोनों जो लड़के हैं उनको दो दो रस्सियों के साथ अब बांध दिया गया है, लिहाजा अब इन दोनों की मूवमेंट मज़ीद कम हो गई है, ये दोनों के दरमियान फासला और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो इस ज़्यादा फासले की वजह से अब इनके दरमियान जो रिपल्जन्स होनी थी एक दूसरे के नज़दीक आने से, वो भी अब काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं बॉन्ड पेयर पे। बॉन्ड पेयर में देखें तो दोनों ही बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, लिहाजा इन दोनों बॉन्ड पेयर को दो दो एटम अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस बॉन्ड पेयर को भी दो एटम अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इस बॉन्ड पेयर को भी दो एटम अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, लिहाजा इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, इनकी रिपल्जन कम हो जाएगी। इसलिए हमने क्या कहा है कि बॉन्ड पेयर रिपल्जन सबसे कम होती है। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से ये ऑर्डर समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेकेंड लास्ट पोस्टुलेट है द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड कंटेन अ हायर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बट दे आर रिगार्डेड एज सिंगल पेयर। हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होती है उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होती है उसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब वो ये कह रहा है कि इस डबल बॉन्ड और इस ट्रिपल बॉन्ड में अगरचे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन स्टिल वेस्पर मॉडल के अंदर हम इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एज अ सिंगल बॉन्ड ही ट्रीट करेंगे। यानी जब हमने शेप डिसाइड करनी होगी तो हम इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड को समझेंगे कि कोई ये एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है। और आखिरी पोस्टुलेट है द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद द सेंट्रल एटम रिजल्ट इन decreased electronic repulsion between the bond pair but stronger repulsion by the lone pair। इस पोस्टुलेट में वो ये कह रहा है कि अगर हम जो सेंट्रल एटम जिसके साथ बाकी एटम्स ने जुड़ना होता है उसके साथ कोई ऐसा एटम लग जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा हो, तो इस वजह से जो बॉन्ड पेयर होंगे ना वहाँ पर उनकी आपस में रिपल्जन कम हो जाएगी, और जो लोन पेयर है उसकी रिपल्जन इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आपके सामने दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये है NH3 का मॉलिक्यूल और ये है NF3 का मॉलिक्यूल। NH3 में अगर आप देखें तो 3 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक नाइट्रोजन का एटम, और नाइट्रोजन के ऊपर ये इस तरह से लोन पेयर मौजूद है। अब हमें मालूम है कि जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर होंगे। अब इससे होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर नाइट्रोजन से थोड़ा सा फासले पर रहेगा, इस वजह से इसका जो इन बॉन्ड पेयर पर दबाव है ना या रिपल्जन है वो कम रहेगी, और बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलेगा 107 डिग्री का।
अब हम बात करते हैं NF3 की। NF3 में देखें तो 3 फ्लोरीन के एटम लगे हुए हैं और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पता है कि सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेंगे और नाइट्रोजन से दूर रहेंगे। लिहाजा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की ना डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब इस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इस लोन पेयर को ना अपने ज़्यादा नज़दीक कर लेगा। और जब लोन पेयर ज़्यादा नज़दीक आएगा, ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर के ऊपर ना अपनी फोर्स लगाना शुरू करेगा रिपल्जन की, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी बॉन्ड पेयर आपस में कंप्रेस हो जाएंगे और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और NF3 में जो हमें बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है वो होता है 102.4 का, जबकि NH3 में होता है 107 का। तो इसीलिए उसने स्टेटमेंट में ये बात लिखी थी कि जब सेंट्रल एटम के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स लगे होंगे ना, तो उनकी वजह से जो लोन पेयर है उसकी रिपल्जन ज़्यादा हो जाएगी और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन कम हो जाएगी और बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। यहाँ पर आपका वेस्पर मॉडल का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इसके पोस्टुलेट डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मदद से मॉलिक्यूल्स की शेप डिसाइड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।